इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 245 से 255 यानी पार्ट जो 11 है उसमें लेजिस्लेटिव रिलेशंस के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पर बेसिकली 4 पॉइंट्स को डिस्कस किया गया है। जो रिलेशंस हैं सेंट्रल और स्टेट के बीच में, इनको 4 पॉइंट्स में डिस्कस किया गया है। पहला है टेरिटोरियल एक्सटेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लेजिस्लेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, स्टेट लेजिस्लेचर का टेरिटोरियल एक्सटेंट क्या है, उनका क्षेत्रीय जो विधान है वो कितना है, किस क्षेत्र में किस सब्जेक्ट में वो कानून बना सकते हैं, उसको डिस्कस करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट्स का किस तरह से बंटवारा यहाँ पर किया गया है दोनों के बीच में। पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड, सेंट्रल जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर किन सिचुएशंस में लॉ बना सकती है। एंड सेंटर्स कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, सेंट्रल गवर्नमेंट का किस तरह से कंट्रोल होगा स्टेट लेजिस्लेशन पर। इन चारों पॉइंट्स को हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो अब देखते हैं कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। दो मेन यहाँ पर चीजें हम देखते हैं, टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन एंड सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन के बारे में आर्टिकल 245 में बात की गई है, सब्जेक्ट मैटर के बारे में आर्टिकल 246 में बात की गई है। ठीक है, टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन में हम देखते हैं पार्लियामेंट का ज्यूरिस्डिक्शन अलग होगा एंड स्टेट का ज्यूरिस्डिक्शन अलग होगा। ठीक है, 3 सिचुएशंस यहाँ पर बनती हैं। पहला तो ये कि सेंट्रल जो पार्लियामेंट है, भारत की जो संसद है, वो पूरे भारतीय जो क्षेत्र है, टेरिटरी है, उसके किसी भी पार्ट के ऊपर, उसके किसी भी पार्ट से रिलेटेड या पूरे इंडियन टेरिटरी से रिलेटेड कोई भी कानून बना सकती है। ठीक है, तो इस इंडियन टेरिटरी में स्टेट्स भी आते हैं और इसमें यूनियन टेरिटरीज भी आते हैं। गॉट इट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें जो है वो ये है कि जो स्टेट है यानी कि जो राज्य विधानमंडल है, वो अपने राज्य के जो टेरिटरी है, अपने राज्य में स्टेट लिस्ट पर कोई भी कानून बना सकता है। ठीक है, लेकिन जो भी कानून वो अपने राज्य के अंदर बनाएगा वो दूसरे स्टेट्स पर लागू नहीं होगा। यहाँ एक ही कंडीशन में वो कानून राज्य के बाहर लागू हो सकता है, जब राज्य और वस्तु में पर्याप्त संबंध हो यानी इनफ रिलेशन हो। तीसरी सिचुएशन यहाँ पर ये होगी एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन की। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन जो है, इस पर जो लॉ बनाने का राइट है वो सिर्फ पार्लियामेंट का होता है। ठीक है, और ये इंडियन सिटीजन्स और वर्ल्ड में उनकी कोई भी कहीं भी कोई प्रॉपर्टी है जो भी है उसके ऊपर लागू होता है। ठीक है, तो जहां भी इंडियन सिटीजन्स होंगे, उनकी प्रॉपर्टी होगी, उनकी कोई भी सब्जेक्ट्स होंगे, उनसे रिलेटेड ये लॉ होता है, उन सभी पर ये अप्लाई होगा। ठीक है, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेशन। ये 3 कंडीशंस हमें यहाँ टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन में देखने के लिए मिलती हैं। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, कुछ यहाँ प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, उनको भी डिस्कस करते हैं। पहला प्रतिबंध यहाँ पर यह है कि जो इंडियन प्रेसिडेंट हैं वो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली एंड दमन दीव इनके लिए लॉ बना सकते हैं। दूसरा प्रतिबंध यहाँ पर यह लगाया गया है कि जो स्टेट का गवर्नर होता है वो पार्लियामेंट के किसी भी लॉ को, किसी भी बिल को उस सूचीबद्ध क्षेत्र में लागू ना करे, और अगर करता भी है तो उसमें कोई भी अमेंडमेंट करके तब उसको वहां पर अप्लाई कर सकता है, एग्जीक्यूट कर सकता है। तीसरा प्रतिबंध यहाँ पर यह है कि जो प्रेसिडेंट है वो शेड्यूल्ड एरियाज में लाइक मेघालय, त्रिपुरा या मिजोरम में किसी भी पार्लियामेंट के लॉ को कुछ चेंजेस के साथ लागू कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये 3 जो एक्सेप्शंस है, प्रतिबंध हैं, वो टेरिटोरियल ज्यूरिस्डिक्शन से रिलेटेड हो गए। तो अब बात कर लेते हैं सब्जेक्ट मैटर की। तो यहाँ पर 2 चीजें हैं। पहला आर्टिकल 246 जिसमें सब्जेक्ट मैटर की बात की गई है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी लॉ बनाएंगी उनका सब्जेक्ट मैटर क्या होगा, उनकी विषय वस्तु क्या होगी, प्लस यहाँ 7 शेड्यूल, इन दोनों को रखा गया है। तो 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट दी हुई हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है एंड कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, तो यूनियन लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन पर लॉ बनाने का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा, सेंट्रल पार्लियामेंट का होगा। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन पर लॉ बनाने का राइट स्टेट का होगा, एंड कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन पर लॉ बनाने का राइट जो है वो यूनियन स्टेट दोनों का होता है। ठीक है, इसके अलावा इन तीनों में जो भी सब्जेक्ट्स नहीं हैं उनको रेजिडुअरी पावर्स में रखा गया है, यानी अवशिष्ट विषय जिनको कहा जाता है। यूनियन लिस्ट के बारे में बात करते हैं। अभी इसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं,
बट मूलतः हम लोग बात करते हैं कि जब स्टार्टिंग में इसमें 97 सब्जेक्ट्स थे, ठीक है। तो मूलतः इसमें 97 थे और अभी इसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं। ओके, क्या सब्जेक्ट्स है इसमें? तो डिफेंस है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी है, इसके साथ ही फॉरेन अफेयर्स है, जो भी फॉरेन अफेयर्स जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस होंगे वो सभी इसमें आएंगे। लाइक सिटीजनशिप भी इसी में आता है। स्टेट लिस्ट में अभी अगर हम देखते हैं तो 61 सब्जेक्ट्स है, ठीक है। और अगर हम पहले की बात करते हैं कि पहले कितने थे, तो इसमें 66 सब्जेक्ट्स थे और 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसके थ्रू 5 सब्जेक्ट्स को कॉन्करेंट लिस्ट में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ हम देख लेते हैं, स्टेट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उन पर लॉ बनाने का राइट स्टेट का होगा। स्टेट लिस्ट में कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं लाइक पब्लिक ऑर्डर हुआ, पुलिस है, पब्लिक हेल्थ है, वाटर, लैंड, एग्रीकल्चर, ये सारे सब्जेक्ट्स स्टेट लिस्ट में आते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करते हैं तो जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर पहले 47 सब्जेक्ट्स थे, बट आफ्टर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब 5 सब्जेक्ट्स हमने स्टेट लिस्ट से लेकर यहाँ पर डाल दी तो अब 52 हो गए। तो अब जो हैं वो 52 सब्जेक्ट्स हैं कॉन्करेंट लिस्ट में। तो कॉन्करेंट लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट्स आते हैं? लाइक क्रिमिनल लॉ हुआ, ठीक है, मैरिज लॉ है, न्यूज़पेपर है ना, इसके साथ ही मेडिसिन है ना, इलेक्ट्रिसिटी है, श्रम कल्याण है, ये सारी चीज़ें हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट में आते हैं। इसके अलावा जो इन तीनों लिस्ट में सब्जेक्ट्स नहीं हैं उनको यहाँ रेजिडरी पावर्स के तौर पर आर्टिकल 248 में रखा गया है, ठीक है। तो रेजिडरी पावर्स पर, सब्जेक्ट्स पर लॉ बनाने का जो राइट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अलोन कैन मेक लेजिस्लेशन ऑन द सब्जेक्ट्स नॉट इंक्लूडेड इन एनी ऑफ द अबव 3 लिस्ट। दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये लिस्ट हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि यूनियन लिस्ट हुआ, आपका स्टेट लिस्ट हुआ एंड कॉन्करेंट लिस्ट हुआ, ये हमने 1935 का जो एक्ट था उससे लिया है। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जहां पर सेंट्रल जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है। कुछ यहाँ पर आर्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं। आर्टिकल 249, अगर राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर देती है और अगर ये घोषणा कर देती है कि नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्र हित में संसद जो है वो स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर लॉ बना सकती है, ठीक है, राष्ट्र हित में बना सकती है, ठीक है। तो पार्लियामेंट को ये राइट है कि वो उस सब्जेक्ट लिस्ट में जो भी कानून है उस पर लॉ बना ले। तो यहाँ पर कुछ कंडीशन है। कंडीशन ये है कि 2/3 जो सदस्य हैं, मेंबर्स हैं, उनका यहाँ पर अप्रूवल मिलना जरूरी होता है। दूसरा, ये जो रेजोल्यूशन पास होगा वो 1 साल के लिए होगा। 1 साल के बाद उसको रिन्यू किया जा सकता है, लेकिन रिन्यू भी वो 1 साल के लिए ही होगा। ऐसा नहीं है कि वो 2 साल के लिए रिन्यू हो जाए, हर बार वो एक साल के लिए ही रिन्यू होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर देखते हैं आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 यहाँ पर कहता है पार्लियामेंट टू मेक लॉज ऑन एनी स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो अगर नेशनल इमरजेंसी होती है तो भी जो पार्लियामेंट है वो यहाँ पर लॉ बना सकती है, और यहाँ जो भी लॉ बनेगा वो 6 मंथ तक रहता है, ठीक है, यानी कि इमरजेंसी खत्म होने के बाद भी 6 महीने तक वो लॉ वहां पर प्रभावी रहेगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 252। आर्टिकल 252 ये कहता है कि 2 या 2 से ज़्यादा जो लेजिस्लेचर हैं, स्टेट लेजिस्लेचर हैं, वो यूनियन पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो स्टेट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट पर कानून बनाए, ठीक है। तब जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है, लेकिन जो ये कानून बनाया जाएगा वो उन्हीं स्टेट्स पर लागू होगा जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास करवाया है, जिन्होंने पार्लियामेंट से रिक्वेस्ट की है। आर्टिकल 253, संसद स्टेट लिस्ट के किसी भी सब्जेक्ट पर किसी भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट, कन्वेंशन या ट्रीटी के लिए कोई भी लॉ बना सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूरी तरह से फ्री है। नेक्स्ट आर्टिकल 352, पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट अपॉन एनी सब्जेक्ट इन द स्टेट लिस्ट। तो इसका मतलब ये है कि जब नेशनल इमरजेंसी की अगर घोषणा होती है, ठीक है, तो पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है।
आर्टिकल 356। तो आर्टिकल 356 के तहत प्रेसिडेंशियल रूल लगता है किसी भी स्टेट में। तो ऑब्वियस है कि जब प्रेसिडेंशियल रूल लगेगा, यानी कि उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगेगा, तो वहां पर जो भी सब्जेक्ट्स होंगे उस स्टेट के, उन पर लॉ बनाने का जो राइट है वो पार्लियामेंट का हो जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो 4th पॉइंट है वो है यूनियन कंट्रोल ओवर स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है आर्टिकल 200। आर्टिकल 200 यहाँ पर कहता है कि जो गवर्नर होता है स्टेट का, वो किसी भी स्पेसिफिक बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रख सकता है। ठीक है। और यहाँ पर प्रेसिडेंट को ये राइट है कि वो उस पर वीटो पावर यूज कर सकता है। दूसरा कंट्रोल यहाँ ये हो सकता है कि स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिन पर बिल राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के बाद ही लाया जा सकता है। ठीक है। और अगर राष्ट्रपति अपना कंसेंट नहीं देते हैं तो वो बिल प्रपोज नहीं किया जा सकेगा। तीसरा कंट्रोल यहाँ ये हो सकता है कि अगर स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई भी मनी या फाइनेंस बिल पास किया है, ठीक है, तो इमरजेंसी के दौरान यानी फाइनेंशियल इमरजेंसी के दौरान प्रेसिडेंट उस बिल को सुरक्षित रखने का एक ऑर्डर जारी कर सकते हैं कि अभी आप इसको पास नहीं कर सकते। तो इस तरह का भी एक कंट्रोल स्टेट लेजिस्लेचर के ऊपर लगाया जा सकता है। सो आई होप सो जो भी लेजिस्लेटिव पावर्स हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होगा सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, वो हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया है। आई होप सो क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मिलते हैं किसी और क्लास में। टिल देन बाय बाय।